नमस्कार दोस्तों, कैसा आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 11 पढ़ लिया। अब आता है अध्याय 12 जो कि है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग। अध्याय 11 में आपने पढ़ा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत कि किस प्रकार से हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किसी भी जीव के जीन में बदलाव करके वांछित गुण विकसित कर सकते हैं। अब इसी को हम पढ़ेंगे कि हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से हम वांछित लक्षण वाले फसल, जंतु या जीवाणु को विकसित कर सकते हैं और करते हैं। अध्याय 12 जो कि है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हम वांछित लक्षणों वाले जीवों को विकसित करते हैं, यही इस अध्याय में आपको बताया जाएगा। उद्देश्य क्या है जैव प्रौद्योगिकी के, कि क्यों हम किसी भी जीव में जीन का बदलाव करते हैं। तो जीन का बदलाव इसलिए किया जाता है कि उस जीव में वांछित गुण विकसित हो सके जो हमें चाहिए। तो जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम कई सारे सेक्टर्स में करते हैं, जैसे चिकित्सा शास्त्र में करते हैं। चिकित्सा शास्त्र में फिर निदान सूचक यानी किसी भी रोग के पता लगाने यानी डायग्नोस्टिक्स में प्रयोग करते हैं। कृषि में हम करते हैं आनुवंशिक रूपांतरित फसल तैयार करने में। संसाधित खाद्य में प्रयोग करते हैं यानी प्रोसेस्ड फूड में, जो भी फूड बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में उन्हें प्रोसेस्ड करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। जैव सुधार के लिए करते हैं यानी जल और मृदा में जो प्रदूषण पाए जाते हैं उन्हें दूर करने में प्रयोग किया जाता है। अपशिष्ट प्रतिपादन में करते हैं यानी वेस्ट ट्रीटमेंट, जो भी जल है या अन्य जो कचरे हैं उन्हें हम फिर से शुद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। ऊर्जा उत्पादन में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि चिकित्सा शास्त्र में हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। चिकित्सा शास्त्र में हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं वैक्सीन बनाकर। वैक्सीन, एंजाइम, हार्मोन, इन सभी को हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाते हैं जो कि चिकित्सा शास्त्र में प्रयोगी होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग चिकित्सा शास्त्र में कई रूपों में है। ये सिर्फ आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपको आपके दैनिक जीवन में प्रयोग में आते हैं। वैक्सीन बचपन में ही लगाई जाती हैं और भी बहुत सारे संक्रामक रोगों के लिए बनाई जाती हैं। तो ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बनाई जाती है। बहुत सारे हार्मोन्स जैसे इंसुलिन वगैरह, इंसुलिन का कैसे बनता है इसी अध्याय में आपको बताया जाएगा। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, हार्मोन का उत्पादन बायोटेक्नोलॉजी की विधि द्वारा किया जा रहा है यानी चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत आता है। बहुत सारे एंजाइम्स का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। निदान सूचक यानी रोगों के पता लगाने में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। जैसे कैंसर रोग हो गया, इसका पता लगाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसका पता लगाने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा आदि। ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। एम्फाइसीमा रोग को पता लगाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ आदि रोगों के परीक्षण में हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। कृषि में आनुवंशिक रूपांतरित फसलें तैयार करने में हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिनको रोग प्रतिरोधक बनाया गया है जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। ये कैसे संभव हो पाता है, तो कोई भी फसल है, उस फसल में अगर हमें कोई वांछित गुण विकसित करना है तो उसके लिए हम उस फसल के जीन में बदलाव करते हैं। और जीन में बदलाव किसके अंतर्गत किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम कृषि में आनुवंशिक रूपांतरित फसलें तैयार करते हैं। आनुवंशिक रूपांतरित फसल किसे कहते हैं, ऐसी फसल जिनमें जीनों के बदलाव के द्वारा वांछित लक्षण विकसित किए गए हैं, उन्हें हम आनुवंशिक रूपांतरित फसल यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। अब इन फसलों की विशेषता क्या है। इन फसलों को इसी उद्देश्य से तैयार किया जाता है कि वे रोग प्रतिरोधी हों, यानी उन पर कोई रोग ना लगे, यानी उनके अंदर ऐसे जीन विकसित कर दिया जाता है जो उस रोग से लड़ने में सक्षम होती हैं। पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल हों, यानी उस पर कीट वगैरह का प्रभाव ना पड़े। उच्च उत्पादक क्षमता वाली फसल हों, यानी वे फसलें अधिक उत्पादन करती हैं, सूखा और लवणता आदि को सह सकने में सक्षम होती हैं। ये सारे उद्देश्य होते हैं कृषि में आनुवंशिक रूपांतरित फसलों को तैयार करने के लिए। यानी कृषि में सबसे ज़्यादा
क्या विचार होता है? कृषि में सबसे ज़्यादा विचार होता है कि ऐसी फसल हो जिनमें उत्पादन क्षमता बहुत अधिक हो, ऐसी फसल हो जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, यानी उस पर रोग ना लगे, क्योंकि रोग लगेंगे तो खेती बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद पीड़कनाशी प्रतिरोधी हो, यानी उन पर किसी भी कीट वगैरह का कोई असर ना हो, और ऐसी फसलें तैयार की गई हैं, बीटी कॉटन वगैरह, बीटी टोमेटो, ये सभी जो जब कीड़े उनमें खाते हैं, जरा सा भी खाने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वे सभी फसल इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं कि कीड़े उन पर ना लगें। फिर उसके बाद सूखा, लवणता, इन सभी को सह सकने में सक्षम होती हैं। ये सब उद्देश्य से हम आनुवंशिक रूपांतरित फसल तैयार करते हैं। अगला आता है संसाधित खाद्य में, यानी प्रोसेस्ड फूड में हम किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी खाद्य पदार्थ जो हम तैयार करते हैं उनके संरक्षण की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि तत्काल उसे हम उपभोग नहीं करते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो संरक्षण के लिए हमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ती है। तो वही सूक्ष्म जीव जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किए जाते हैं जो उन्हें सुरक्षित रखते हैं काफ़ी लंबे समय तक। साथ ही साथ उनमें जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, उसके लिए भी हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के मदद से। जैव सुधार यानी बायो रिमेडिएशन, यानी जो जल है, मृदा है, उनमें जो प्रदूषण होता है उनको हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। अपशिष्ट प्रतिपादन यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब वेस्ट ट्रीटमेंट में वाटर ट्रीटमेंट भी आता है, सॉइल ट्रीटमेंट भी आता है। तो अपशिष्ट जल जो भी होते हैं उनके अब उपचार में भी हम जो सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। ठोस कचरों के निपटान के लिए भी जो सूक्ष्म जीव प्रयोग किया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं। अब आता है एनर्जी प्रोडक्शन यानी ऊर्जा उत्पादन में। देखिए बहुत सारे जो आज के समय में ऊर्जा उत्पादन पदार्थ हैं, जैसे गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, ये सभी खनिज तेल हैं यानी मिनरल ऑयल्स हैं, जिन्हें क्रूड ऑयल से निकाला जाता है। ये सभी अत्यधिक मूल्य के होते हैं यानी महंगे होते हैं। दूसरा, ये वातावरण में प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में फैलाते हैं। इसको कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बायोफ्यूल्स तैयार किया, यानी जैव ईंधन को तैयार किया जा रहा है और तैयार किया गया भी है। बायोफ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स हैं जो ज्वलनशील भी होते हैं पेट्रोल डीजल के समान, और साथ ही साथ ये कम मूल्य के और कम प्रदूषण वाले होते हैं। अब जैव ईंधन का निर्माण कैसे किया जाता है? तो इसके शब्द के ही आगे लिखा है जैव, यानी जीवित जीवों से इसका निर्माण किया जाता है। ऐसे ईंधन जिनका निर्माण हम जीवित जीवों से करते हैं। अब जीवित जीवों का मतलब ये नहीं कि किसी जीव को मार कर, नहीं, कोई भी फसल है उनके पूरी तरीके से विकसित होने के बाद जो उनका अपशिष्ट पदार्थ बचता है, यानी सड़े गले पेड़ पौधे या सड़े गले जंतुओं से हम जैव ईंधन तैयार करते हैं। अब एक एग्जाम्पल आपको बता दें, एथेनॉल एक जैव ईंधन है जिसका निर्माण गन्ने और मक्के से किया जाता है। इनके अपशिष्ट से हम एथेनॉल का निर्माण करते हैं और एथेनॉल एक ज्वलनशील ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से बायोडीजल भी क्या होता है, एक जैव ईंधन कहलाता है। जैव ईंधन का निर्माण किससे करते हैं? बायोमास से। बायोमास क्या है? अपशिष्ट पौधे और जंतु के पदार्थ। बायोमास से ही हम क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पादन करते हैं। इन्हें हम जैव ईंधन कहते हैं, जैसे एथेनॉल जिसका उत्पादन मक्का व गन्ने से किया जाता है, और साथ ही साथ बायोडीजल और भी कई सारे जैव ईंधन हैं जिनमें 2 एग्जाम्पल आपको बताए गए। अब हम जैव प्रौद्योगिकी में उसके अनुप्रयोग में सबसे पहला पढ़ेंगे कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का क्या प्रयोग है। कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है? तो अभी बताया कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है उच्च गुणवत्ता वाली फसलों को तैयार करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलों को तैयार करना, सूखा, लवणता आदि से सह सकने में सक्षम पौधों को निर्माण करना, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास करना। यही उद्देश्य होता है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का। अब चूंकि बढ़ती जनसंख्या के खाद्य आपूर्ति के लिए हमें अधिक मात्रा में खाद्य उत्पादन करना होगा। अब खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, कृषि रसायन आधारित कृषि। ऐसी खेती यानी ऐसी कृषि जिसमें कृषि रसायन का प्रयोग किया जाए, उर्वरक, खाद, पीड़कनाशी, शाकनाशी, इन सभी का प्रयोग करके हम अच्छी कृषि कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया ये जितने भी कृषि रसायन होते हैं, चाहे वो पीड़कनाशी है, कवकनाशी है,
शाकनाशी हैं, उर्वरक है, खाद है, ये सभी के सभी जल और मृदा दोनों में प्रदूषण फैलाते हैं। चूँकि इन किसी रसायन का जैविक अपघटन नहीं होता, इस वजह से यह मृदा में काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं और मृदा के साथ साथ जब वर्षा होती है तो वर्षा जल के साथ ये घुलकर नदी में पहुंचते हैं और नदी जल को भी प्रदूषित करते हैं। ध्यान से समझिएगा। कृषि रसायन जिसमें सभी प्रकार के उर्वरक, सभी प्रकार के पीड़कनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, खाद, ये सभी जो भी कृषि रसायन आते हैं वे सभी वातावरण को दूषित करते हैं। जब ये खेतों में छिड़के जाते हैं तो अच्छी कृषि तो अच्छी होती है, लेकिन ये मृदा में वैसे ही वैसे बने रहते हैं, ये इनका जैविक अपघटन नहीं होता, यानी ये किसी भी अन्य पदार्थ में टूटते नहीं हैं और वैसे के वैसे मृदा में बने रहते हैं। तो इससे मृदा प्रदूषण होता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा जल में घुलकर ये नदी में जाते हैं और जिससे नदी भी प्रदूषित होती है। तो इस वजह से कृषि रसायन का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये तरीका भी उतना अच्छा नहीं माना जाता। फिर दूसरा आता है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि का मतलब होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम किसी भी रसायन का प्रयोग ना करें, जैसा प्राकृतिक रूप से मृदा है उसी मृदा में हम पौधे को विकसित करें, तो ये कहलाता है कार्बनिक कृषि। अब ऐसे में उत्पादन क्षमता घट जाती है, क्योंकि किसी भी फसल को अच्छी तरीके से उगने के लिए उसको खाद, उर्वरक, इन सब की आवश्यकता होती है। अगर हम प्राकृतिक रूप से उसे उसी भूमि में उगाते हैं, उसमें किसी भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उत्पादन कम होती है, लेकिन जो फसल तैयार होती है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरा प्रक्रिया आता है आनुवंशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि, यानी ऐसी कृषि जिनमें उन फसलों को विकसित किया जाए, उन फसलों को उगाया जाए जो आनुवंशिक रूप से तैयार की गई हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वे फसलें जो अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधक, पीड़कनाशी प्रतिरोधी, सूखा लवण को सह सकने में सक्षम, ये फसलें जो बायोटेक्नोलॉजी के तैयार की गई हैं उन्हें हम कृषि में उगा दें, तो इससे उच्च उत्पादन होती है और काफ़ी अच्छी मानी जाती है कृषि। तो आनुवंशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि ही सबसे अच्छी विधि होती है कृषि की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था अध्याय 9 में हरित क्रांति के तहत बहुत सारे कृषि रसायन का प्रयोग किया गया, उर्वरक, खाद का प्रयोग किया गया और उससे उत्पादन तो बहुत बढ़ी, लेकिन इन रसायनों की वजह से पर्यावरण क्या हुआ, दूषित हुआ। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें पर्यावरण का भी देखरेख करना है, इसलिए पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव ना पड़े, इसको देखते हुए हमें इन रसायनों का कम से कम प्रयोग करना है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि हम आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों का ही प्रयोग करें। हरित क्रांति के तहत खाद्य आपूर्ति में सफलता तो मिली, किंतु इसमें कृषि रसायनों व खाद का प्रयोग अत्यधिक हुआ जो कि पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। एक कृषि रसायन जिसका नाम है डीडीटी का प्रयोग खेतों में किया जाता है पीड़कनाशी के रूप में। अब डीडीटी तो जैविक अपघटन होगा नहीं, जब उसे खेतों में छिड़का जाता है तो वो मृदा में पड़ा रहता है। वैसे ही जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ वो वर्षा जल के साथ मिक्स होकर नदी में पहुंचता है डीडीटी। नदी में वो डीडीटी उन मछलियों में जाता है। अब जो मछली खाने वाले पक्षियाँ होती हैं, जब वो पक्षियाँ उन मछली को खाती हैं तो डीडीटी उन मछलियों से उन पक्षियों में चला जाता है। धीरे धीरे उन पक्षियों में मछलियों के माध्यम से डीडीटी जमा होता रहता है। अब डीडीटी उन पक्षियों में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। वो पक्षी कैल्शियम उत्पादन नहीं कर पाते अपने शरीर में, और चूंकि उन पक्षियों में जो अंडे होते हैं उनका जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भी अंडे का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। उन पक्षियों में भी जो अंडे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, लेकिन अब चूंकि उन पक्षियों में डीडीटी पहुंच चुका है, इस वजह से उनमें कैल्शियम नहीं बनता, यानी उनके जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब उन पक्षियों के शरीर में कैल्शियम नहीं बनता तो उनके जो अंडे होते हैं उनके खोल बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, क्योंकि कैल्शियम ना बनने के कारण वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाते। जब भी पक्षियाँ वो अंडे देती हैं, अंडे देते ही अंडा फूट जाता है। इससे लगातार इन पक्षियों की संख्या में गिरावट देखी गई। इस वजह से डीडीटी को भारत में बैन कर दिया गया। तो बहुत सारे कृषि रसायन हैं जिनके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, तो इनको देखते हुए इन रसायनों का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है कि कृषि भी अच्छी तरीके से होती रहे, अतः आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों का ही प्रयोग कृषि में किया जाना चाहिए। अब आनुवंशिकता रूपांतरित फसल क्या होती है, मैंने बताया वे फसलें जिनमें जीन का बदलाव करके वांछित गुण वाले फसल तैयार किए गए उन्हें हम आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहते हैं।
अब आनुवंशिक रूपांतरित फसल ही नहीं, हम किसी भी जीवाणु में भी जीन का बदलाव करते हैं तो भी आनुवंशिक रूपांतरित कहलाएगा। हम किसी कवक को अगर हम उसके जीन में बदलाव करते हैं तो वो भी आनुवंशिक रूपांतरित कहलाएगा। यानी वो जीव जिसमें भी हमने उसके जीन में फेरबदल किया है वह आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहलाता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक या जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं। हस्त कौशल यानी मनुष्य के द्वारा किसी भी माध्यम से उसके जीन्स में परिवर्तन किया गया है, वे आनुवंशिकता रूपांतरित जीव यानी जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ऐसे जीव जिनमें उसके जीन्स में फेरबदल किया गया है आनुवंशिक रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है, याद कर डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि आनुवंशिकता रूपांतरित जीव किसे कहते हैं। ऐसे जीव, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पौधे, ऐसे जीवाणु, कवक, जंतु जिनके जीन्स में परिवर्तन किया जा चुका है वे आनुवंशिकता रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। बस, तो ऐसे जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको नोट करना है। भाग 1 में आपने अभी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में इतना पढ़ा कि जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। आइए पढ़ते हैं आनुवंशिक रूपांतरित फसल के बारे में, यानी ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा आनुवंशिक रूपांतरित पौधे किसे कहते हैं। वे पौधे, वे फसल जिनमें जीन का बदलाव करके वांछित गुण वाले लक्षण विकसित किया जाता है, ऐसे फसल को, ऐसे पौधे को हम आनुवंशिकता रूपांतरित फसल कहते हैं। और इन्हीं को हम ट्रांसजेनिक पौधे भी कहते हैं। ट्रांसजेनिक यानी जिनके जीन्स में बदलाव किया गया है। अब ये बदलाव कैसे किया जाता है। किसी भी फसल में किसी जीन को प्रवेश कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक वेक्टर यानी वाहक का प्रयोग करते हैं। इस वेक्टर को हम प्लाज्मिड को हम वाहक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताया गया है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, यानी अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्रीय डीएनए के बाद एक और डीएनए, गोलाकार डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड का प्रयोग हम किसी जीन को किसी जीव में स्थानांतरित करने के लिए कर सकते हैं। यानी जो वांछित जीन होता है उस जीन को हम प्लाज्मिड में लगा देते हैं और फिर उस प्लाज्मिड को हम उस जीव में, दूसरे जीव में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी हम किसी भी वांछित जीन को अगर किसी फसल में ट्रांसफ़र करना है तो हमें प्लाज्मिड की आवश्यकता होती है। पौधों में ऐसा करने के लिए हमें 2 प्लाज्मिड मिलते हैं। एक प्लाज्मिड जिसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, ये पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नामक जीवाणु में। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है टीआई प्लाज्मिड किस जीवाणु में पाया जाता है, तो टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। फिर एक और प्लाज्मिड का प्रयोग हम कर सकते हैं, आरआई प्लाज्मिड। आरआई प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम कॉमन है, चेंज क्या है इनके स्पीसीज में, यानी ट्यूमेफेसियंस और राइजोजीन्स। इसी वजह से ट्यूमेफेसियंस के नाम से ही इसका टीआई प्लाज्मिड नाम पड़ा और राइजोजीन्स के पहला लेटर आर की वजह से इसका नाम आरआई प्लाज्मिड बना। तो याद हो सकता है बस आपको ट्यूमेफेसियंस नाम याद रखना चाहिए दोनों का, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। अब आपसे कोई पूछे कि टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, तो सिंपल है, आप बता सकते हैं ट्यूमेफेसियंस है, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जीवाणु में टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। आपको ये सब बताया गया है कि कोई जीवाणु होता है उसमें उसका जो गुणसूत्रीय डीएनए है, इसके अतिरिक्त एक गोलाकार डीएनए पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। इसी प्लाज्मिड की मदद से हम किसी फसल में वांछित जीन को ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे, इस प्लाज्मिड को क्या करते हैं, थोड़ा सा कट करते हैं और जो वांछित लक्षण का जीन है, मान लो कि रोग प्रतिरोधी जीन है ये, तो इसको इसके साथ जोड़ देते हैं और फिर इसको हम किसी फसल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये फसल में ये जीन पहुंच गया प्लाज्मिड के माध्यम से, तो फसल भी क्या हो जाती है, रोग प्रतिरोधी हो जाती है। ये सब आपको अध्याय 11 में बताया गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि फसल में किसी वांछित जीन को भेजने के लिए हम किस किस प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं। तो टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग कर सकते हैं और आरआई प्लाज्मिड का प्रयोग कर सकते हैं। टीआई प्लाज्मिड किस बैक्टीरिया से मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस से। आरआई प्लाज्मिड किससे मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स नामक जीवाणु से।
तो इनके प्लाज्मिड्स का पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे या ट्रांसजेनिक पौधे क्या कहलाते हैं? तो विजातीय जीन वाले पौधे ट्रांसजेनिक पौधे या आनुवंशिकता रूपांतरित पौधे कहलाते हैं। विजातीय जीन क्या होता है? वह जीन जो शरीर से बाहर का हो। देखिए यहाँ पर जो हम जीन आपको बता रहे हैं, ये रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने वाला जीन है। ये किसी अन्य जीव से निकाला गया है, किसी अन्य जीव से निकाला गया जिसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता था। इस जीन को हम इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं। इस प्लाज्मिड को थोड़ा सा काटेंगे और इस जीन के साथ जोड़ देंगे। अब ये जो प्लाज्मिड है, इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। और अब इसी हम जीन को हम क्या करते हैं, इसमें प्लाज्मिड को इस फसल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब इस फसल में ये जीन पहुंच जाता है तो फसल में भी रोग उत्पादक क्षमता विकसित हो जाती है। बस ये हो गया आनुवंशिक रूपांतरित पौधे किसे कहते हैं। तो आनुवंशिक रूपांतरित पौधे या ट्रांसजेनिक पौधे क्या कहलाते हैं? विजातीय जीन वाले पौधे ट्रांसजेनिक पौधे या आनुवंशिक रूपांतरित पौधे कहलाते हैं। अब क्या उद्देश्य है, इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आखिर आनुवंशिक रूपांतरित पौधों को विकास करने का क्या उद्देश्य है, क्या हम चाहते हैं किसी फसल में? तो आइए देखते हैं। कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, प्रतिरोधी जातियों का विकास करना। हमें ऐसे पौधों की प्रजाति का विकास करना है जिनमें रोगोत्पादक यानी विषाणु कवक के संक्रमण से बचे रहने की क्षमता हो। ये क्षमता कैसे विकसित करेंगे? मान लो कोई फसल है, उसको विषाणु से रहित बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम ऐसे जीव को तलाशेंगे जिसमें विषाणु का संक्रमण नहीं होता। तो हम उस जीव पर रिसर्च करते हैं कि आखिर इनमें विषाणु का संक्रमण क्यों नहीं होता। पता चलता है कि एक विशिष्ट प्रकार का जीन इनमें पाया जाता है। हम क्या करेंगे, उस विशेष प्रकार के जीन को उस जीवाणु से निकाल लेंगे और हम उस फसल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वो फसल भी विषाणु के संक्रमण से बचे रहने में सक्षम हो जाता है। कवक के संक्रमण से बचे रहने की क्षमता हो, अथवा मिट्टी की लवणता, सूखा, कोहरा आदि को सहने की क्षमता हो। यानी हमें ऐसी फसल बनाना है, आनुवंशिक रूपांतरित पौधे बनाना है जिसमें रोगोत्पादक यानी विषाणु कवक आदि के संक्रमण से बचे रहने की क्षमता हो, मिट्टी की लवणता, सूखा, कोहरे आदि से को सहने की क्षमता हो। अब अभी तक कौन कौन सी फसलें बनाई गई हैं? तंबाकू की फसल, चावल, आलू, टमाटर। पपीते की वायरस प्रतिरोधी किस्में बनाई गई हैं, यानी तंबाकू की किस्म बनाया गया जिसमें वो तंबाकू पौधा वायरस के संक्रमण से बचे रहने में सक्षम है। चावल के बहुत सारे पौधे बनाए गए हैं। आलू, टमाटर, पपीते के बहुत सारे वायरस प्रतिरोधी किस्में तैयार की गई हैं जिन पर किसी भी वायरस का यानी विषाणु का प्रभाव नहीं पड़ता। कवक प्रतिरोधी किस्मों को बनाया गया है जिसमें काइटिनेज एंजाइम के जीन का समावेश किया गया। अब देखिए, कवक किसकी भित्ति बनी होती है? कवक की भित्ति किसकी बनी होती है? मैंने आपको बताया था, कवक की भित्ति यानी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगर हम किसी भी कोशिका के कोशिका भित्ति को नष्ट कर दें तो वह कोशिका भी कुछ समय में नष्ट हो जाती है। और कवक, यहाँ पर जो कवक का प्रयोग कहा गया है, ये कवक एक कोशिकीय होते हैं जो पौधों को संक्रमित करते हैं। तो ऐसे कवकों से बचने के लिए उस पौधे में काइटिनेज एंजाइम वाले जीन को समावेश कर दिया गया। काइटिनेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो काइटिन को नष्ट करता है। चूँकि मैंने आपको बताया कि कोई कवक है, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। अगर हम इस कवक को काइटिनेज एंजाइम में रख दें, काइटिनेज एंजाइम में रख दें इसको, तो क्या होगा? इसकी कोशिका भित्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे नष्ट हो जाएगी, कोशिका नष्ट हो जाएगी। चूँकि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, अगर हम इसे काइटिनेज एंजाइम में रख देते हैं तो इसकी कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि काइटिनेज एंजाइम काइटिन को नष्ट करता है। तो ऐसे हम किस पौधे की किस्मों को बना दिए, यानी इस फसल में हम एक ऐसे जीन का प्रवेश करा दिए जिससे इस फसल में क्या बनने लगा? काइटिनेज। अब कोई भी कवक इस पे आएगा वो काइटिनेज एंजाइम को खाएगा, यानी कवक उस फसल से कुछ भी अवशोषित करेगा, काइटिनेज एंजाइम भी उसके शरीर में जाएगा और काइटिनेज उसके शरीर में पहुंच के उसकी कोशिका भित्ति को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। और इस प्रकार से वह फसल कवक से बची रह जाती है, जिसके कारण ये पौधे कवक कोशिकाओं की भित्ति को नष्ट करते हैं। ठीक, ये हो गया पहला उद्देश्य, प्रतिरोधी जातियों का विकास।
अब आता है दूसरा, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो पीड़कनाशी किसे कहते हैं, पीड़कनाशी यानी कीटों को कहते हैं, जो पौधों के बीज फल को नुकसान पहुंचाते हैं, खा पी कर समाप्त कर देते हैं, उत्पादन क्षमता घट जाती है। हमें ज़रूरत ये है, हम बार बार कितने कीड़ों को मारेंगे, हम ऐसा कुछ कर दें कि वो फसल खुद ब खुद उन कीड़ों को मारना शुरू कर दें। तो इसके लिए हम पीड़कनाशी प्रतिरोधी किस्मों के फसलों को तैयार करते हैं। एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजियंसिस। बैसिलस थुरिंजियंसिस बैक्टीरिया में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बनते हैं जो एक विष का कार्य करते हैं, टॉक्सिन का कार्य करते हैं। ये जो विष है यानी टॉक्सिन है, उस बैक्टीरिया में तो कुछ नहीं करती, लेकिन यही विष जब कीट के पेट में जाती है तो पेट में अलग पीएच पाकर वो एक्टिव हो जाती है और उस जीव में वो टॉक्सिन सक्रिय हो जाता है। कीट के पेट में वो टॉक्सिन सक्रिय हो जाता है और कीट मर जाता है। तो ये जो टॉक्सिन है पाया कहाँ जा रहा है, बैसिलस थुरिंजियंसिस बैक्टीरिया में, जीवाणु में। हमने खोजा, सर्च किया कि उस बैक्टीरिया में ऐसा कौन सा जीन है जो उस टॉक्सिन को बनाता है। हमें पता चला क्राई प्रोटीन है और इसके जो जीन्स हैं वो क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई सेकेंड ए बी है। उसको हम क्या किए, उस बैक्टीरिया से उस जीन को निकाल लिए जो वो टॉक्सिन बनाता था, और उस टॉक्सिन बनाने वाले जीन को हमने कपास के पौधे में, मक्के के पौधे में, धान, टमाटर, आलू, सोयाबीन के पौधे में इंजेक्ट कर दिया। अब इन पौधों में वो टॉक्सिन बनने लगा, लेकिन ये टॉक्सिन उन पौधों के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन उन कीटों के लिए नुकसानदायक हैं। जैसे वो कीट जरा सा भी कपास को खाते हैं, जरा सा भी मक्का को खाते हैं, तो वो टॉक्सिन उन कीटों के अंदर जाकर उनके पीएच में एक्टिव हो जाता है और उन कीटों को मार देता है। इस प्रकार से फसल खुद ब खुद कीटों को मारने में सक्षम हो गई। तो ये है एक अगला उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी में कृषि क्षेत्र से। तो पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास कैसे, इस प्रकार की किस्मों के विकास से फसलों को पीड़कनाशी रसायनों की आवश्यकता नहीं होती। अब जब खुद ब खुद पौधे कीटों को मारने लगे तो पीड़कनाशी रसायन का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं, अतः रासायनिक पीड़कनाशियों का उपयोग कम होगा। यानी आपको बताया गया ना, कोई भी पीड़कनाशी, शाकनाशी है, ये सभी जल और मृदा को प्रदूषित करते हैं, तो इनका कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक, ये रासायनिक पीड़कनाशी का उपयोग कम होगा और मानव जाति को इन स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले रासायनिक पीड़कनाशियों से बचाया जा सकता है। एक विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करने वाली बीटी जीन, बीटी क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये निकाला गया है बैसिलस थुरिंजियंसिस नामक बैक्टीरिया से। तो इसका बी और इसका स्मॉल टी यूज किया जाता है इसके जीन को दर्शाने के लिए, बीटी जीन प्रवेश कराकर। बीटी कॉटन तैयार किया गया, यानी बीटी कपास, बीटी मक्का, धान, बीटी टमाटर, बीटी आलू, बीटी सोयाबीन आदि की पीड़क प्रतिरोधी किस्में विकसित की जा चुकी हैं। नेक्स्ट आता है तीसरा उद्देश्य, पादप प्रजातियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना। भाई ये भी एक बड़ा उद्देश्य है कि हमें ऐसे फसलों को उगाना जिनमें उत्पादक क्षमता अधिक हो। हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जीन्स जो अलग अलग हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, जैसे वृद्धि हार्मोन्स। वृद्धि हार्मोन्स कौन से, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस। किसी भी पौधे में, जैसे मनुष्य में हार्मोन्स बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, उसी तरीके से पौधे में भी उसमें जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें हार्मोन्स उनका संचालन करते हैं। तो पौधों में जो वृद्धि हार्मोन्स पाए जाते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, सामान्य दर से बनेंगे तो सामान्य वृद्धि होगी। अगर हम चाहें कि इनकी वृद्धि और अधिक हो तो हम क्या करेंगे, कृत्रिम रूप से ऐसे जीन्स का प्रवेश करा देंगे जो उनमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के संश्लेषण को बढ़ा दें। तो इससे क्या होगा, उनकी वृद्धि अधिक होगी, फसलों की पैदावार बढ़ सकती है। पौधों के जो फल हैं, बीज का आकार, संख्या बढ़ाई जा सकती है। और इस प्रकार हमने बहुत सारे फसलों को विकास किया है, जैसे टमाटर, प्याज, मटर, गेहूं, चावल, मक्का आदि की उत्कृष्ट प्रजातियों का विकास किया गया है, जिनमें ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस के जीन का प्रवेश कराया गया और उनमें पैदावार बढ़ाया गया। अगला उद्देश्य आता है पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास। देखिए, पौधों में या चाहे मनुष्य में, किसी भी जंतु या पौधे में ये समस्या है कि वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली इन्वायरमेंट से नहीं ले सकता, नाइट्रोजन गैस के रूप में नहीं ले सकता। तो
नाइट्रोजन को किस रूप में लिया जा सकता है? पौधे लेते हैं उसे अमोनिया नाइट्रेट या नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में। हम नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? उन पौधों को खाकर। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन को अन्य फॉर्म में नाइट्राइट या नाइट्रेट या अमोनिया में बदल कर उसके ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे दाल वाली फसलें, मटर, चना, इन सभी के फसल में अगर आप देखेंगे तो उनकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं, मूल ग्रंथिकाएँ जिसे कहते हैं रूट नोड्यूल्स। उन रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, उन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु। ध्यान से समझिएगा, लेग्यूमिनस पौधे यानी दालों वाली फसलें जैसे मटर, चना, इन सभी की जड़ों में मूल ग्रंथिकाएँ, रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं। आप जब उन पौधों को उखाड़ेंगे तो देखेंगे जड़ों पर गोल गोल गांठें होती हैं, उन्हीं गांठों को रूट नोड्यूल्स कहते हैं। उनमें जीवाणु पाया जाता है, जो कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट में। अब पौधे उसका अवशोषण कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो नॉन लेग्यूमिनस हैं, यानी दालों वाली फसलों के अलावा जो अनाज वाली फसल हैं, उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। तो अब उनको दिक्कत है कि नाइट्रोजन का अवशोषण कैसे करें। तो हम क्या करते हैं कि उस राइजोबियम पहले रिसर्च करते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट के पौधों की जड़ों में पाया जा रहा है, मूल ग्रंथिकाओं यानी रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जा रहा है, उस राइजोबियम को निकालेंगे और उसके देखेंगे आखिर ये कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है। पता चलता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा जीन है, विशिष्ट जीन है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। हम क्या करेंगे, उस राइजोबियम से उस जीन को निकाल लेंगे, और जो अन्य पौधे हैं जिनमें ये नाइट्रोजन फिक्सिंग की क्षमता नहीं है, उन फसलों में हम वो जीन प्रवेश करा देते हैं, जिससे वो फसल भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने लगते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा राइजोबियम नामक जीवाणु में पाए जाने वाले नाइट्रोजन अनुबंधन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के जीन को फली रहित यानी नॉन लेग्यूमिनस वाली अनाज वाली फसलों में निवेशित कराया जाता है, जिससे पर्यावरण की नाइट्रोजन का उपयोग करके उर्वरक पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। उर्वरक में पोषक पदार्थ ही होते हैं जो भी खनिज वगैरह हैं, इनसे भी का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आया आपको कि यहाँ पर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, चूँकि लेग्यूमिनस प्लांट में तो ऑलरेडी बैक्टीरिया पाया जा रहा है तो वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जिनमें वो बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, उनमें क्या किया जाए, तो पहले उनमें उर्वरक देकर उन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति कराया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाता है, उस राइजोबियम से वो जीन निकालकर उस फसल में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो फसल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में सक्षम हो पाते हैं। इससे उनमें उर्वरक की क्षमता यानी निर्भरता की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आता है शाकनाशी व घास फूसनाशी प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास। शाक, घास फूस जो फसलों के साथ उगाते हैं, ये कंपटीटर होते हैं, उन फसलों की वृद्धि को, पैदावार को कम करते हैं, और जो भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है उनको अवशोषित करके कम्पीट करते हैं एक दूसरे से। तो ज़रूरी है कि फसलों की पैदावार अधिक हो, अच्छी हो, इसलिए शाक को, आसपास उगे हुए शाकों को हटा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, घास फूस जो है उनको नष्ट कर दिया जाए। तो इसके लिए शाकनाशी और खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। चूँकि ये रसायन पर्यावरण को दूषित करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाना चाहिए। तो अब ऐसा क्या करें कि खुद ब खुद पौधे, देखिए जो भी रसायन प्रयोग किया जाता है, शाकनाशी, पीड़कनाशी, ये जो रसायन हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, जैविक इनका अपघटन नहीं होता। यही कारण है कि वो जल को, मृदा को दूषित करते हैं। अगर इनका अपघटन होने लगे तो ये ना तो मृदा को प्रदूषित करेंगे ना जल को प्रदूषित करेंगे। अपघटन का मतलब कि जिस फॉर्म में है उस फॉर्म से अलग फॉर्म में बन जाए। जैसे प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता, 100 साल एक जगह पे गाड़ दोगे, 100 साल बाद आओगे तो उसी जगह पर वैसे ही सुरक्षित मिलेगा। लेकिन किसी कपड़े या खाद्य पदार्थ को फेंक दो, एक हफ्ते में वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नष्ट होकर मृदा में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपको बताया जा रहा है। पीड़कनाशी, शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनको अगर मृदा में छोड़ दो तो मृदा में वैसे ही बने रहते हैं, इनका जैविक अपघटन नहीं होता। तो हम कुछ ऐसे फसलों को तैयार करते हैं जो इन पीड़कनाशियों, शाकनाशियों को नष्ट कर सके। जैविक अपघटन तो नहीं होता, लेकिन ये नष्ट करने में सक्षम हो, मृदा इससे दूषित हो, इसके दुष्प्रभाव से बच सकती है। तो हम
ऐसे फसलों का विकास करते हैं जिसके द्वारा ये जो रसायन है ये नष्ट हो सकें और मृदा की जो उर्वरता है बनी रहे, प्रदूषण ना हो। खेतों में घास फूस एवं अवांछनीय पौधों को खड़ी फसल से हटाने के लिए किसान बड़ी मात्रा में शाकनाशी का छिड़काव करते हैं, जिससे पौधों को क्षति पहुंच सकती है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। कपास, मक्का, तंबाकू तथा सोयाबीन के जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी आनुवंशिक रूपांतरित पौधे तैयार किए गए हैं। इन पौधों में विजातीय जीन शाकनाशी रसायनों को नष्ट करते हैं। ठीक है, जो शाकनाशी रसायन खेतों में छिड़का गया है उन रसायनों को नष्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही थी कि ये रसायन नष्ट नहीं होते खुद ब खुद, तो इससे क्षति पहुंचती है, अन्य पौधों को क्षति पहुंचती है, मृदा को क्षति पहुंचती है। तो अब इस रसायन को नष्ट करने की क्षमता इन पौधों में है, तो अब कोई दिक्कत नहीं। छठवां उद्देश्य पादपों में पोषक पदार्थों के स्तर में वृद्धि। अब पोषक पदार्थ भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है मनुष्य का कि हर फसल में उच्च पोषक तत्व हो, जिससे सभी को वो पोषक पदार्थ प्राप्त हो सके। तो ऐसे फसली पौधों व सब्जियों का विकास किया जा रहा है जिनमें प्रोटीन्स, विटामिन्स की मात्रा अधिक हो। चूँकि प्रोटीन, विटामिन ये सभी कौन बनाता है, किस पे डिपेंड करता है, जीन पर डिपेंड करता है। तो हम इनसे रिलेटेड जीन्स को फसल में इंजेक्ट करके प्रोटीन, विटामिन्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि आम गरीब जनता को पौष्टिक भोजन प्राप्त हो सके। इसका एक उदाहरण है विटामिन ए समृद्ध सुनहरा चावल, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस तैयार किया गया 2 जीन की मदद से। वो जीन बीटा कैरोटीन नामक एक वर्णक बनाती हैं। बीटा कैरोटीन विटामिन ए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसे हम माना जाता है प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए को बनाने के लिए बीटा कैरोटीन आवश्यक होता है और बीटा कैरोटीन को इस सुनहरे चावल में अत्यधिक उत्पादन किया गया, जिससे गरीब लोगों को भी सुनहरे चावल की मदद से विटामिन ए की प्राप्ति हो सके। बस भाग 1 में आपको बस अभी इतना ही बताया जाएगा कि जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किस किस क्षेत्र में है और इसमें आपने पढ़ा कृषि में इसका क्या उपयोग है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रयोग कराए जाते हैं। कुछ चीज़ें आप और पढ़ेंगे आगे कृषि में ही कि किस प्रकार से सुनहरा चावल बनाया गया, किस प्रकार से पीड़कनाशी प्रतिरोधी जातियों को तैयार किया गया, किस प्रकार से बीटी कपास तैयार किया गया। तो ये सभी बातें, ये सभी टॉपिक हम भाग 2 में आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आपको भाग 1 में ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। ये अभी बेसिक था, आप इसको याद करें, पढ़ें, समझें। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम किन किन रोगों का पता लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र में जैव प्रौद्योगिकी के क्या प्रयोग हैं। तीसरा क्वेश्चन, किसी भी फसल में वांछित जीन को पहुंचाने के लिए किन 2 वाहकों का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको इस भाग में बताया है। उनके नाम बताएं और वो किस बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं उनका भी नाम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें यानी ट्रांसजेनिक पौधे किसे कहते हैं। नेक्स्ट, काइटिनेज एंजाइम किस प्रकार से कवक को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में यानी मूल ग्रंथिकाओं में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द देना है। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े हैं बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।